गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीवीपीएस इटावा भोपजी के ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी की और इसमें हमारा जो लेसन था वो था मानव में पाचन तंत्र, डाइजेशन जो था मनुष्य में, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, उसकी हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। हमने यहाँ बात की थी कि मानव का जो पाचन तंत्र है किन किन ऑर्गन से मिलकर बना होता है। जहाँ हमने पढ़ा एक आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ जो हैं वो मिलकर किसका निर्माण करती हैं, मनुष्य के पाचन तंत्र का क्या कर रही थी, निर्माण कर रही थी। अब हम बात कर रहे थे एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल की। तो आहार नाल में मुख से लेकर गुदा तक जो लंबी नलिकाकार संरचना थी उसी को हमने क्या कहा था, आहार नाल कहा था, एलिमेंट्री कैनाल कहा था। इस आहार नाल में हमने मुख गुहा की बात कर ली थी, जहाँ हमने पढ़ा था दांत, जीभ और लार भोजन के पाचन के लिए पाई जाती है। जहाँ हमने दांतों की और जीभ की जो संरचना थी, क्या क्या वहाँ कार्य इनके होते हैं, उनको अध्ययन किया। लार जो है उनका हम ग्रंथियों के अंतर्गत बात करेंगे, तो यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो आता है फेरिंक्स या ग्रसनी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ ये समझें कि ग्रसनी है क्या, फेरिंक्स है क्या। देखो, अपन ने ये ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की। यहाँ जो नोज है, जो नाक है, वो नासा चैम्बर में खुलता है, नेजल चैम्बर में खुलता है, और जो मुख है वो बक्कल केविटी में खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। आगे जो नासिका है वो और जो मुख है वो दोनों आगे जाकर जिस कीप नुमा संरचना में खुलेंगे, उस कीप नुमा संरचना को हम क्या कह देंगे, फेरिंक्स या क्या कह देंगे, ग्रसनी कह देंगे। ग्रसनी भोजन के लिए और वायु के लिए कॉमन पथ का क्या करती है, कार्य करती है। तो ग्रसनी वायु के लिए भी और भोजन के लिए भी कॉमन मार्ग का क्या कर रही है, कार्य कर रही है। ग्रसनी की हम बात करें तो ग्रसनी जो है वह 3 भागों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें फर्स्ट आता है नासा ग्रसनी, सेकंड आता है मुख ग्रसनी और थर्ड आता है कंठ ग्रसनी। फर्स्ट है नेजोफेरिंक्स, सेकंड है ओरोफेरिंक्स और थर्ड है लेरिंगोफेरिंक्स। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। जो नेजल चैम्बर है वो आगे नासा ग्रसनी में खुलता है। तो नासा ग्रसनी में एक तो नेजल चैम्बर और एक यूस्टेकियन जो नलिकाएं हैं वो नासा ग्रसनी में आकर खुलती हैं। इसके बाद में जो बक्कल केविटी है वो मुख ग्रसनी में खुलती है। दोनों आगे संयुक्त रूप से किस में खुलेंगी, कंठ ग्रसनी में। अब ये जो कंठ ग्रसनी है, यहाँ का जो पार्ट है, ये भाग, ये पूरा कंठ ग्रसनी कहलाता है। जो कंठ ग्रसनी है वो 2 छिद्रों द्वारा आगे खुल रही है, जिसमें एक जो छिद्र है अधर सतह की तरफ, उसे ग्लोटिस कह रहे हैं, और दूसरा जो छिद्र है उसे ग्लिट क्या कह रहे हैं, ग्लिट कह रहे हैं। तो यहाँ जो ग्लोटिस छिद्र है उसके ऊपर एक ढक लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं एपीग्लोटिस। तो ये जो ग्लोटिस है ये तो आगे खुलता है ट्रेकिया में या श्वास नली में खुलता है, जो आगे वायु को आगे फेफड़ों तक पहुंचाने का क्या करेगा, कार्य करेगा। और ग्लिट जो छिद्र है, ये ग्लिट आगे खुलता है इसोफेगस में, या हम कहें ग्रसिका में। किस में खुल रहा है, ग्रसिका में। तो ये भोजन की नली है जो भोजन को आगे कहाँ तक पहुंचाएगी, आमाशय तक पहुंचाने का क्या करेगी, कार्य करेगी। एक बार दोबारा ध्यान दो, कंठ ग्रसनी की हम बात करें तो ये 2 नलिकाओं में 2 छिद्रों में खुल रही है। पहला जो छिद्र पृष्ठ सतह की तरफ है वो ग्लिट कहलाता है, और ग्लिट छिद्र आगे ग्रसिका में खुल रहा है। ये भोजन की नली है जो भोजन को आमाशय तक पहुंचाएगी, डायफ्राम को भेदते हुए नीचे उदर गुहा में चली जाती है। यहाँ हम दूसरा छिद्र की हम बात करें तो इसे हम कह रहे हैं ग्लोटिस, और इस ग्लोटिस के ऊपर एक ढक लगा होता है और इस ढक को हम कहते हैं एपीग्लोटिस। जब भोजन निगलते हैं तो ये जो एपीग्लोटिस है ये ग्लोटिस छिद्र को क्या कर लेता है, ढक लेता है, ताकि जो भोजन है वो श्वास नली में नहीं आए, वो कहाँ जाए, ग्रसिका में जाए।
अर्थात यहाँ जो ग्लोटिस है वो आगे किस में खुल रहा है, श्वास नली में, ट्रेकिया में खुल रहा है, जबकि ये जो ग्लिट छिद्र है ये किस में खुल रहा है, ग्रसिका में खुल रहा है, इसोफेगस के अंतर्गत खुल रहा है। ये हमने बात की किसकी, ग्रसनी की। क्लियर यहाँ तक। तो ये ग्रसनी अपनी कंप्लीट होती है। ग्रसनी के बाद में अगला जो अपना टॉपिक आता है वो है ग्रसिका या इसोफेगस। ग्रसिका या इसोफेगस की हम बात करें तो यहाँ से देखो ये जो ग्लिट छिद्र था वो आगे ग्रसिका में खुल रहा था, ये ग्रसिका आगे जा रही है वक्ष गुहा से होते हुए, इसको मिटा देता हूँ मैं, वक्ष गुहा से होते हुए ये जो ग्रसिका है ये डायफ्राम को भेदते हुए आगे किस में चली गई, उदर गुहा में। तो ये यहाँ डायफ्राम था, तो डायफ्राम को भेदते हुए आगे किस में चली गई है, उदर गुहा में। तो ग्रसिका एक लंबी नलिकाकार क्या होती है, संरचना होती है, जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ भोजन का किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। ग्रसिका की अपन औत्तिकी की बात करें तो ग्रसिका का जो स्तर है या भित्ति है वो 4 स्तरों से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। सबसे बाहर का जो लेयर है वो सिरोसा, उसके बाद में मस्कुलरिस, उसके बाद में सब म्यूकोसा, और अंतिम जो स्तर है वो क्या कहलाता है, म्यूकोसा कहलाता है, सबसे आंतरिक स्तर। जब अपन आहार नाल की औत्तिकी पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत सभी जो लेयर हैं उनकी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। यहाँ केवल आप ये ध्यान रखो कि कितने लेयर होते हैं, 4 स्तर होते हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। यहाँ इस आहार नाल में ये जो ग्रसिका है नलिकाकार संरचना है, 25 सेंटीमीटर के लगभग इसकी क्या पाई जाती है, लंबाई पाई जाती है। और इसमें तरंग के समान क्रमाकुंचन क्या होती हैं, गतियां देखने को मिलती हैं, जिसके कारण जो भोजन है यहाँ से पचित जो भोजन है बोलस कहलाता है। जैसे ही हम भोजन निगलते हैं, निगलने के बाद में ग्रसिका की क्रमाकुंचन जो क्रियाएं हैं उनके कारण इसको कहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, आमाशय तक पहुँचा दिया जाता है, स्टोमक तक पहुँचा दिया जाता है। क्लियर यहाँ तक। तो ये अपनी ग्रसिका आगे खुलती है किसमें, आमाशय में। इसको मिटा रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ग्रसिका खुल रही है आमाशय में, तो यहाँ हम आमाशय का डायग्राम बनाते हैं। देखो ये ग्रसिका आ रही थी, किसको भेदते हुए, डायफ्राम को भेदते हुए उदर गुहा में आ गई। ये ग्रसिका यहाँ आकर एक चौड़ी थैलेनुमा संरचना में खुलती है, और इस चौड़ी थैलेनुमा संरचना को हम क्या कह रहे हैं, आमाशय, या क्या कह रहे हैं, स्टोमक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, स्टोमक, आमाशय कह रहे हैं। ये पूरा स्टोमक है, आमाशय है। इस स्टोमक की हम बात करें तो स्टोमक को देखें तो इसके यहाँ 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट है, 3 भाग हैं। पहला जो भाग है वो तो कहलाता है जठरागम भाग, और मुख्य या लगभग 80% जो भाग बनाता है आमाशय का वो यहाँ कहलाएगा फंडिस भाग, और अंतिम जो भाग है वो यहाँ कहलाएगा जठर निर्गम भाग। कार्डिक पार्ट, फंडिक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट। यहाँ हम आमाशय की बात करें तो 3 इसके भाग हैं। ग्रसिका जो है, ये जो इसोफेगस है, ये इसोफेगस ग्रसिका आमाशय के कौन से भाग में खुलती है, जठरागम या कार्डियक भाग में खुलती है। और जहाँ ये खुलती है वहीं पर एक अवरोधिनी लगी होती है जिसे कार्डियक
इंस्पेक्टर, कार्डियक इंस्पेक्टर या जठर आगम अवरोधिनी कहते हैं। ये अवरोधिनी उल्टा आमाशय से जो भोजन, पचित भोजन है, उसको उल्टा ग्रसिका में जाने से क्या करती है, रोकने का क्या करती है, कार्य करती है। अर्थात उल्टा ग्रसिका में नहीं जाने देती है, उल्टा भोजन को जाने से रोकने का क्या कर रही है, कार्य कर रही है। तो यहाँ देखें हम तो लगभग 80% जो भाग है वो फंडिस भाग से मिलकर बना होता है। जो मुख्य भाग होता है, ये गुंबदाकार जो भाग दिख रहा है, ये पूरा आमाशय का फंडिस भाग कहलाता है। कार्डियक जो पार्ट है वो ग्रसिका से जुड़ा हुआ भाग है। और यहाँ पर एक अवरोधिनी लगी होती है जिसे हम कार्डियक इंस्पेक्टर या जठर आगम अवरोधिनी कह रहे हैं। उसके बाद में जठर निर्गम जो भाग है, ये जठर निर्गम भाग आगे खुलता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में जहाँ ये खुलता है वहाँ पर भी एक अवरोधिनी पाई जाती है जिसे पाइलोरिक इंस्पेक्टर कहते हैं। मतलब जठर निर्गम क्या कह रहे हैं, अवरोधिनी कह रहे हैं। ये भी भोजन के उल्टे प्रवाह को रोकने का क्या करती है, कार्य करती है। आमाशय के आंतरिक स्तर की हम बात करें, आमाशय के लेयर की बात करें, तो इसमें भी वही 4 स्तर या लेयर पाए जाते हैं, सिरोसा, मस्कुलेरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। और इसका जो आंतरिक स्तर है उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन जठर ग्रंथियों के द्वारा, जिनमें जठर आगम और जठर निर्गम ग्रंथियां होती हैं, जिनके द्वारा जठर रस और श्लेष्मा का क्या किया जाता है, स्त्राव। यहाँ जो श्लेष्मा है खुद आमाशय की भित्ति को या आमाशय को पचने से क्या करता है, रोकने का काम करता है। अब इसकी जो जठर ग्रंथियां हैं उनमें कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं यहाँ क्या होती हैं, पाई जाती हैं, जिनमें से एक जो कोशिकाएं हैं उन्हें हम कह रहे हैं, एक तो जाइमोजन या पेप्टिक कोशिकाएं। जाइमोजन या कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, पेप्टिक कोशिकाएं, पेप्टिक सेल पाई जाती हैं, पेप्टिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा ऑक्जेंटिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ जाइमोजन या पेप्टिक कोशिकाएं जो हैं इनके द्वारा तो पेप्सिनोजन का क्या किया जाता है, स्त्राव किया जाता है। और जो ऑक्जेंटिंग कोशिकाएं हैं इनके द्वारा HCl का क्या किया जाता है, स्त्राव किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या किया जाता है, स्त्राव किया जाता है। और यहाँ ये जो HCl है ये आमाशय को अम्लीयता प्रदान करने का काम करता है। जब अपन पाचन की कार्यकी में पढ़ेंगे तब HCl की बात करेंगे कि HCl का यहाँ क्या क्या कार्य है। फिलहाल आप यहाँ ये देखो कि जो जठर ग्रंथियां हैं उन जठर ग्रंथियों में पेप्टिक या जाइमोजन जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा पेप्सिनोजन का स्त्राव किया जाता है। ऑक्जेंटिंग जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा HCl का क्या किया जाता है, स्त्राव किया जाता है। इसके अलावा जठर ग्रंथियों में कुछ श्लेष्म स्त्रावी कोशिकाएं होती हैं जिनके द्वारा यहाँ श्लेष्मा का क्या किया जाता है, स्त्राव। HCl के प्रभाव के कारण ये जो आमाशय है ये भी नष्ट हो सकता है, इसका भी पाचन हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए किसका आवरण होता है, श्लेष्मा का क्या पाया जाता है, आवरण या श्लेष्मा का क्या होता है, लेयर यहाँ पाया जाता है। तो ये अपना आमाशय जो था वो आमाशय कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हम बात करेंगे छोटी आंत की। तो छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत की लंबाई लगभग 3.5 से 4 मीटर तक होती है। हमने आमाशय की बात की तो यहाँ जैसे ये आमाशय था, ये आमाशय आगे किस में खुल रहा है, छोटी आंत में। किस में खुल रहा है, छोटी आंत में। तो यहाँ हम शुद्रांत्र की या स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, 3 भाग हैं।
पहला जो भाग है वो कहलाता है ग्रहणी। क्या कहलाता है? ग्रहणी। दूसरा भाग है वो कहलाता है अग्र शुद्रात्र, और थर्ड भाग है वो कहलाएगा शुद्रात्र। डोडेनम, जेजेनम और इलियम, तीन भाग हैं यहाँ किसके? छोटी आंत के। डोडेनम, जेजेनम और इलियम। इसकी लंबाई लगभग होती है 25 सेंटीमीटर, इसकी लगभग होती है 1 मीटर, और इसकी लंबाई लगभग होती है 1.75 मीटर के लगभग। यहाँ जो शुद्रात्र है या इलियम है वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है या पाई जाती है। हम देखें यहाँ किसकी? आमाशय जो है वो आगे किस में खुलेगा? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा। और छोटी आंत को हम समझें तो छोटी आंत जो है उसके 3 भाग हमने बताए। सबसे पहले जो भाग है वो आएगा इसका ग्रहणी वाला भाग, जो एक यू आकार की नलिकाकार संरचना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बाकी कुछ बुक्स में आपको सी आकार की संरचना भी मिलती है, लेकिन हमें आप याद करना भाई यू आकार की संरचना के रूप में क्या प्रेजेंट होती है? ग्रहणी पाई जाती है। और जहाँ से जो ग्रहणी भाग है, इस ग्रहणी भाग में 2 पाचक ग्रंथियाँ खुलती हैं, जिनमें से एक पाचक ग्रंथि तो आती है अग्नाशय, पैंक्रियाज। तो यहाँ तो स्थित है अग्नाशय, और यहाँ पर स्थित है यकृत। यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है, शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक क्या होता है? पाया जाता है। और इसके द्वारा यकृत रस का स्त्राव होता है, जिसको पित्ताशय में यहाँ संचित किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं भाई पित्त रस का स्त्राव किया जाता है। यहाँ कोई एंजाइम सिक्रेट नहीं होता है इसमें। जबकि अग्नाशय जो ग्रंथि है वो एक प्रकार की मिक्स्ड ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, जो बहिःस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है। इसके द्वारा अग्नाशय रस, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन स्त्रावित किया जाता है। इसके अग्नाशय रस में बहुत सारे पाचक एंजाइम्स होते हैं। वो पाचक एंजाइम्स यहाँ भोजन का क्या करेंगे? पाचन करने का क्या करेंगे? कार्य करेंगे। हम यहाँ बात करें तो यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि संयुक्त रूप से किस में खुलती हैं? ग्रहणी भाग में खुलती हैं, यकृत अग्नाशय वाहिनी की सहायता से। ये जो नलिका है इसे कह रहे हैं यकृत अग्नाशय वाहिनी। और यहाँ इसके खुलने की क्रिया को नियंत्रित करती है। यहीं पर एक अवरोधिनी पाई जाती है, जिसे ओडी की अवरोधिनी कहते हैं। क्या कह रहे हैं? ओडी की अवरोधिनी, इंस्पेक्टर ऑफ ओडी। तो ओडी की अवरोधिनी कहाँ पाई जाती है? जो यकृत अग्नाशय वाहिनी है उसके खुलने की क्रिया को नियंत्रित करने वाली जो अवरोधिनी है उसी को हम ओडी की क्या कहते हैं? अवरोधिनी। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पूरा पार्ट है, इस पूरे भाग को हम क्या कह रहे हैं? डोडेनम, या क्या कह रहे हैं? ग्रहणी कह रहे हैं। डोडेनम या क्या कह रहे हैं? ग्रहणी। ग्रहणी आगे खुलती है छोटी आंत के अग्र शुद्रात्र भाग में, और अग्र शुद्रात्र भाग आगे खुलता है अधिक कुंडलित नलिका वाले भाग में, और इस भाग को हमने कह दिया इलियम। तो छोटी आंत के 3 भाग थे, डोडेनम, जेजेनम और इलियम। तो यहाँ डोडेनम आगे किस में खुल रहा है? जेजेनम में, और जेजेनम की लंबाई लगभग 1 मीटर तक है,
उसके बाद में इलियम में अधिक कुंडलित जो भाग है छोटी आंत का वो क्या कहलाएगा, इलियम कहलाएगा। इसकी जो लंबाई की हम बात करें लगभग 1.75 मीटर होती है और ये कुंडलित अवस्था के अंतर्गत अपनी जो एब्डोमन केविटी है, उदर गुहा है, उसमें पड़ी रहती है। तो यहाँ तक अपन ने बात की किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, छोटी आंत की। सर्वाधिक पाचन की जो क्रिया है वो छोटी आंत में हो रही है। अवशोषण की जो क्रिया है वो छोटी आंत में हो रही है। छोटी आंत की उत्तिकी की बात करें तो ग्रसिका की बात की, आमाशय की बात की, छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत जो है उसमें भी 4 क्या पाए जाते हैं, लेयर पाए जाते हैं। यहाँ हम देखें सबसे बाहर का जो लेयर था वो क्या कहलाएगा, सिरोसा। उसके बाद का जो लेयर है वो क्या कहलाएगा, मस्कुलेरिस। उसके बाद का जो लेयर है वो क्या कहलाएगा, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। और सबसे आंतरिक जो लेयर है वो क्या कहलाएगा यहाँ, म्यूकोसा। ठीक है, ये छोटी आंत के क्या पाए जाते हैं, स्तर या क्या पाए जाते हैं, लेयर पाए जाते हैं। सबसे आंतरिक जो स्तर है उस पर अनेक अंगुली समान क्या पाए जाते हैं, प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रसांकुर। क्या कहते हैं, रसांकुर, या इन्हें कह रहे हैं दीर्घ रोम। क्या कह रहे हैं, दीर्घ रोम कह रहे हैं। और इनके ऊपर भी छोटे छोटे रोम सदृश अनेक क्या पाई जाती हैं, स्ट्रक्चर या संरचनाएं क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं या पाई जाती हैं। तो यहाँ दीर्घ रोम या क्या उपस्थित है, रसांकुर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम देखें तो छोटी आंत का सब म्यूकोसा जो स्तर है उसमें विशिष्ट प्रकार की ग्रंथि क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं यहाँ क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें ब्रूनर ग्रंथियाँ क्या कह रहे हैं, ब्रूनर ग्रंथियाँ कह रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है ब्रूनर ग्रंथियाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो ब्रूनर ग्रंथियाँ जो हैं वो छोटी आंत में पाई जाती हैं और छोटी आंत के सब म्यूकोसा किस में पाई जाती है, इस स्तर में। इनके द्वारा किसका स्त्राव किया जाता है, श्लेष्मा का क्या किया जाता है, स्त्राव इनके द्वारा किया जाता है। यहाँ हम दीर्घ रोम की बात करें तो एक दीर्घ रोम की हम स्ट्रक्चर को देखें तो इस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिलती है दीर्घ रोम की। देखो ये छोटी आंत का स्तर है, इसमें ये एक दीर्घ रोम है, ये दूसरा दीर्घ रोम है और ये जो दीर्घ रोम है इसके ऊपर भी अनेक रोम सदृश क्या दिखाई देती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं सूक्ष्मांकुर। क्या कहते हैं, सूक्ष्मांकुर कहते हैं। लगभग हजारों की संख्या में यहाँ सूक्ष्मांकुर प्रेजेंट होते हैं। इन दीर्घ रोम और सूक्ष्मांकुरों के कारण छोटी आंत के सतह का क्षेत्रफल लगभग 1000 गुना तक, सतह का क्षेत्रफल कितने गुना तक बढ़ जाता है, लगभग 1000 गुना तक बढ़ जाता है, गुना तक बढ़ जाता है। किनके कारण, इन दीर्घ रोम और सूक्ष्मांकुरों के कारण। क्यों, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भोजन का क्या किया जा सके, अवशोषण। देखो यदि ये दीर्घ रोम नहीं होता तो यहाँ इसके सतह का क्षेत्रफल केवल मात्र इतना ही रह जाता, लेकिन इसके कारण सतह का क्षेत्रफल और अधिक क्या हो गया, बढ़ गया। अब यहाँ ये जो दीर्घ रोम होते हैं उनमें एक तो लसिका वाहिनी यहाँ प्रेजेंट होती है, जैसे ये लिम्फ वेसल है, लसिका वाहिनी जारी है। और इसके अलावा इसी में रक्त की क्या पाई जाती हैं, वाहिनियाँ, रक्त की वाहिनियाँ भी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, जो छोटी आंत से पचित जो भोजन है उसका क्या करेंगी, यहाँ अवशोषण करने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। तो अवशोषण सतह का जो क्षेत्रफल है वो
दीर्घरोम और सूक्ष्म अंकुरों के कारण लगभग 1000 गुना तक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात ये अंगुली समान जो प्रवर्ध हैं वो छोटी आंत के सतह के क्षेत्रफल को कई गुना तक बढ़ा देते हैं, ताकि पचित जो भोजन है उसका अवशोषण क्या हो सके, जल्दी से जल्दी हो सके। ब्रूनर ग्रंथियां क्लियर, इनके द्वारा श्लेष्मा का क्या किया जाता है, स्त्राव किया जाता है। इसके अलावा हम देखें तो छोटी आंत में कुछ पेयर के समूह पाए जाते हैं। पेयर पेचेज क्या होते हैं, या पेयर के समूह क्या होते हैं, इनकी हम बात करें तो पेयर के जो समूह हैं वो कहाँ स्थित होता है, तो जो म्यूकोसा स्तर है, म्यूकोसा जो लेयर है, इस म्यूकोसा स्तर में पेयर के क्या पाए जाते हैं, समूह स्थित होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पेयर के समूह, कुछ ग्रंथियाँ होती हैं म्यूकोसा स्तर में, लसिका ग्रंथियाँ, कौन, लसिका ग्रंथियाँ, लिम्फ ग्रंथियाँ हैं, लसिका ग्रंथियाँ या तो एकल या किसके रूप में होंगी, एकल या समूह के रूप में, एकल या समूह के रूप में छोटी आंत के म्यूकोसा स्तर के अंदर लसिका ग्रंथियां एकल या समूह के रूप में पाई जाती हैं। उन्हीं को हम पेयर के क्या कहते हैं, समूह या पेयर क्या कह देते हैं, पेचेज कह देते हैं। इसके अलावा कुछ लीवरकून ग्रतिकाएं पाई जाती हैं। छोटी आंत में कुछ संरचनाएं गर्तिकाओं के रूप में, नलिकाकार या गर्तिकाओं के रूप में कुछ संरचनाएं हमें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं आंत्र के वलित होने के कारण। इन्हीं को लीवरकून गर्तिकाएं कहते हैं। और इन गर्तिकाओं में कुछ विशिष्ट प्रकार की क्या होती हैं, सेल्स पाई जाती हैं, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं लीवरकून गर्तिकाओं में। कुछ विशिष्ट प्रकार की क्या स्थित होती है, यहाँ कोशिकाएं स्थित होती हैं, जिनमें से एक है कलश कोशिका, आंत्रीय कोशिका और पेनेथ कोशिका। जैसे कौन कौन सी हैं, कलश कोशिका, आंत्रीय कोशिका और पेनेथ कोशिका। इनके द्वारा यहाँ इनमें से हम बात करें किसकी, कलश कोशिका की बात करें तो कलश कोशिका द्वारा श्लेष्मा का क्या किया जाता है, स्त्राव किया जाता है। इसके द्वारा तो श्लेष्मा का स्त्राव होगा। यहाँ आंतरिक कोशिकाओं द्वारा जल और कुछ विद्युत अपघट्यों का क्या किया जाता है, स्त्राव किया जाता है। और जो पेनेथ कोशिकाएं हैं, इन पेनेथ कोशिकाओं द्वारा लाइसोजाइम का स्त्राव किया जाता है। लाइसोजाइम का जो जीवाणु आदि को क्या करता है, नष्ट करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो छोटी आंत वलित होकर नलिकाकार ग्रंथियों का आदि का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लीवरकून गर्तिकाएं कहते हैं। ठीक है, किसे कहा, लीवरकून गर्तिकाएं। छोटी आंत जो है वो अंतर्वलित होकर लीवरकून गर्तिकाओं का निर्माण करती है। और इन गर्तिकाओं में विशिष्ट प्रकार की क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को हमने क्या कहा है, एक है कलश कोशिका, आंतरिक कोशिका, पेनेथ कोशिका। कलश कोशिका द्वारा श्लेष्मा का, आंतरिक कोशिकाओं द्वारा यहाँ जल और कुछ विद्युत अपघट्य स्रावित किए जाते हैं। पेनेथ जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा लाइसोजाइम एंजाइम का स्त्राव किया जाता है, जो जीवाणुओं के अपघटन में या जीवाणु को नष्ट करने में क्या होती है, सहायक होती है। ब्रूनर ग्रंथियां कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो ये भी आंत्र में प्रेजेंट होती हैं। और इनके द्वारा किसका स्त्राव किया जा रहा है, श्लेष्मा का। कौन से स्तर में है, सब म्यूकोसा लेयर के अंदर पाई जाती हैं। तो ये अपना छोटी जो आंत थी, स्मॉल इंटेस्टाइन थी, वो कंप्लीट हुई। कितने पार्ट थे इसके, 3 भाग थे, डोडेनम, जेजेनम और इलियम। अब नेक्स्ट जो भाग रहा वो रहा लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का। इस भाग की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, जय भारत।